कोई नहीं, वो इमरजेंसी कॉल था। तो हम बात कर लेते हैं यहां पर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है। यार कितना आसान प्रश्न है। आत्मा का अध्ययन 16वीं सदी में दी थी, 16वीं सदी। मन का अध्ययन 17वीं 18वीं सदी, ठीक है ना। व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ये वर्तमान की डेफिनेशन है। ये क्या है, वर्तमान की परिभाषा है। आज मनोविज्ञान को केवल जहां पर लग जाता है वो तो नकारात्मक होता है, उड़ाना पड़ेगा। आंसर सी कर दो। और वैसे इसकी डिटेल यहां लिखी हुई है ना। आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान की प्राचीन परिभाषा थी। कैसी थी, प्राचीन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मा को ना तो मापा जा सकता है और ना ही प्रयोगों द्वारा जांचा जा सकता है, इसीलिए यह आधुनिक परिभाषा नहीं मानी जाती। आत्मा का नहीं मानी जाती, वही तो हमने बताया आपको। आंसर दूसरा बी, मन। मन का अध्ययन कहना भी अधूरा है, क्योंकि मन को भी प्रत्यक्ष रूप से ना देखा जा सकता है और ना ही मापा जा सकता है। तो फिर आंसर क्यों सही हुआ, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान की स्वीकृत परिभाषा है कि यह व्यवहार, ऑब्जर्वेबल एक्शंस और मानसिक प्रक्रियाओं, सोच, भावना, अनुभूति आदि का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह परिभाषा सबसे व्यापक और प्रामाणिक है। ठीक है, आंसर आपका यही बताया हमने। केवल चेतना का अध्ययन कहना सीमित होगा, क्योंकि मनोविज्ञान अवचेतन, फ्राइड ने दिया था, अनकॉन्शियस और अव्यक्त व्यवहार, इम्प्लिसिट बिहेवियर का भी अध्ययन करता है। कितनी अच्छी यहां पर उसको अच्छे से समझा दिया है। यस, बहुत अच्छी बात लिखी है हमारी प्रीति जी ने। लिखी है कि यहां पर अगर हम देखें 1890 तक, 1890 से 1905 का समय, मनोविज्ञान का बंजर काल कहलाता है। इन्होंने एक अच्छी बात लिखी, हमें याद दिला दिया तो हमने आपको लिखवा दिया। बंजर काल कहलाता है। यार मनोविज्ञान का बंजर काल, दैट इज बैरन टाइम ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि मनोविज्ञान में 1890 से लेकर 1905, इन 15 वर्षों में कुछ भी नया नवाचार नहीं हुआ। ना कोई नया नियम जुड़ा, ना कोई नए तरीके, सिद्धांत, विचारधाराएं उत्पन्न हुई, ना ही कोई नए प्रयोगात्मक अध्ययन हुए, ना ही किसी प्रकार का कोई नूतन निष्कर्ष प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप इसको मनोविज्ञान का बैरन टाइम, बैरंग एज ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, आपको पता है बैरन एज या बैरंग काल उसे कहते हैं जब वो बंजर भूमि होती है ना। अगर जैसे मैं बात करूं हिरोशिमा और नागासाकी, है ना, बहुत अच्छे से आपको याद होगा 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जब अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के इन दो बड़े शहरों पर जब परमाणु बम गिराया गया, तो वहां पर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया इन बड़े शहरों में, और वहां की भूमि बंजर बन गई, जहां पर एक पौधा नहीं उग सकता। आज भी ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना, बैरन एरा। वेरी एक्सीलेंट, बिल्कुल कहते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की कौन सी उपशाखा मानसिक रोगों के निदान और उपचार पर केंद्रित है। शैक्षिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान। बेटा दुनिया का सबसे सरल है, जहां पर बात निदान की आती है, जहां पर बात उपचार की आती है, तो फिर आंसर हो जाएगा आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान। क्योंकि
शैक्षिक मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत औद्योगिक परिस्थितियों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक मनोविज्ञान में, जिसे हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं, समाज के अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए इसको पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश की हम लोगों ने। शैक्षिक मनोविज्ञान विद्यालयी अधिगम, शिक्षा की प्रक्रिया और छात्र व्यवहार को समझने पर केंद्रित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सही तो क्या है आपका? बी ऑप्शन है। नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मानसिक विकारों जैसे अवसाद, चिंता, सिजोफ्रेनिया आदि के निदान, मूल्यांकन और उपचार में विशेषता रखता है। ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक आकलन, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, परामर्श यानी काउंसलिंग और थेरेपी का प्रयोग करता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त है। फिर सी कहता है औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान कार्यक्षेत्र, हमारे कार्यक्षेत्र, हमारी उत्पादकता और हमारे कर्मचारी संतुष्टि पर केंद्रित है, मानसिक रोगों पर बिल्कुल नहीं है। और सामाजिक मनोविज्ञान समूह, सामाजिक प्रभाव और व्यक्तियों के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। उपचार इसका क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या माना हमने? बी। अगला प्रश्न पढ़ो। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा जीवन भर के परिवर्तनों का अध्ययन करती है? बोलो बेटा। जीवन भर के परिवर्तनों का अध्ययन करती है। पहले क्वेश्चन और फिर उसके बाद इसका कंसेप्ट, इसकी डिटेल, उससे आपका एक टॉपिक कवर हो जाता है। जो टॉपिक की बेसिक थीम है ना, वो यहां पर मैं दे रहा हूं। ये बहुत यूनिक क्लास है, ध्यान से पढ़ लेना। विकासात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, परामर्शात्मक मनोविज्ञान, न्यायालयीय मनोविज्ञान, जीवन भर के परिवर्तनों का अध्ययन करती है। और जहां पर संपूर्ण जीवन की बात आती है ना, वो होता है केवल और केवल विकासात्मक मनोविज्ञान। इसकी जनक कौन है? ये आप जानते हैं, पियाजे हैं, जीन पियाजे। जन्म से मृत्यु, ठीक है। सभी का पीडीएफ मिल जाएगा, तुरंत मिलता है क्लास के तुरंत बाद। आज जो सुबह क्लास हुई थी उसका पीडीएफ भी अभी मिल जाएगा, इसके साथ ही, इसके साथ ही। सो डोंट वरी, ठीक है, डन। चलो, इसका पीडीएफ इसके बैच में मिलेगा, उसका पीडीएफ उस बैच में मिलेगा। ओके बेटा, चलो आंसर ए परफेक्ट हो गया। चलो भाई पूरी डिटेल सीखो। विकासात्मक मनोविज्ञान जन्म से मृत्यु तक शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। जैसे शैशवावस्था में भाषा विकास कैसे होता है ना, किशोर अवस्था में पहचान का विकास कैसे होता है, आइडेंटिटी का विकास कैसे होता है। इसका अलग ही फोल्डर है अंकित जी, आपने देखा नहीं। आपकी जहां पर अभी क्लास चल रही है ना, आप अपने बैच में जाकर देखेंगे ना, तो इसका बिल्कुल सेपरेट फोल्डर है। कोई बात नहीं, और मेहनत करो बेटा यूनिट 15 को। चलो देखो, वृद्धावस्था में स्मृति का हाश, ये सब इसमें पढ़ा जाता है।
संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मुख्यतः सोच, समस्या, समाधान, ध्यान और स्मृति की प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है, न कि जीवन भर के विकास। और परामर्शात्मक मनोविज्ञान, ये पढ़ लेना, ये पढ़ के जाना, व्यक्तियों की व्यक्तिगत समस्याएं और दैनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है, उसे कहते हैं हम लोग परामर्श मनोविज्ञान। ठीक है। न्यायालयी मनोविज्ञान कानून और मनोविज्ञान के मिलन बिंदु पर कार्य करता है, जैसे अपराधी की मानसिकता, गवाह की विश्वसनीयता आदि पर वर्क करता है, जहां पर न्याय की गुहार संबंधी प्रक्रियाएं पूरी क्लास में दिक्कत बताते रहते हैं। और क्लास एंड होने दो, अभी तो आप अच्छे से पढ़ ही रहे हो लाइव। अगर नहीं होती तुम्हारे बैच में तो तुम लाइव कैसे पढ़ पाते? तुम यार अजीब बच्चे हो यार। जबकि मैंने तुमको इतनी बार समझाया है कि जो बैच आपका है उसे खंगाल कर देखो ना, उसका पूरा ऑपरेशन करके देखो। तुम लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होती। अगर ये होता तो मैं आपको झूठ बोलता? मैं आपको क्यों कहता कि तुम्हारे बैच के अंदर अलग से सेपरेट फोल्डर है? अगर नहीं होता तो भाई है, हर विद्यार्थी के है, तभी तो तुम लाइव पढ़ पा रहे हो, वरना कैसे पढ़ पाते? आप लोगों के कमेंट होते ही नहीं खत्म, कहां से पढ़ेंगे आप? एक काम करते हैं, आप सब लोगों की ये वाली क्लास बंद कर देते हैं और यहां पर सिर्फ उन बच्चों की चलेगी, क्रैश कोर्स वालों की। जब ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी तब आपके बैच में इसको डाल देंगे, तो बाद में देख लिया करना आप। ठीक है, ऐसे कर लिया करेंगे। ठीक है, लाइव रहने दीजिएगा, कल से लाइव नहीं मिलेगी पेड बैच वाले बच्चों को। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्यतः किसमें सहायक है? एजुकेशनल साइकोलॉजी मेनली हेल्प्स इन। इस बैच में जो क्रैश कोर्स के बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको मिलेगी। कल से आप लोगों को, पेड बैच वाले बच्चों को, मेरे मॉर्निंग वाले बच्चों को लाइव नहीं मिलेगी। कल से हम इस क्लास को आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देंगे। ठीक है, वो ज्यादा ठीक रहेगा, बेहतर होगा। शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्यतः किसमें सहायक है? दे दूंगा ये क्लास आपको, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्लास होने के बाद। ठीक है ना? क्लास होने के बाद आपको मिल जाया करेगी, वो ज्यादा बेहतर भी होगा। चलो, शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्यतः किसमें सहायक है? मस्तिष्क विकारों का निदान। जबकि ये पेड बैच वाले सभी बच्चों को मैंने ये क्लास फ्री दी है, बिल्कुल फ्री दी है। जबकि ऐसा मेरा कोई कमिटमेंट नहीं था आपको ये क्लास देने का, किसी से कोई कमिटमेंट नहीं था। ये केवल उन स्टूडेंट से कमिटमेंट है मेरा जो मेरे इस बैच के अंदर एडमिशन लिए हैं, सिर्फ उन बच्चों से। है ना, सिर्फ उन्हीं बच्चों से कमिटमेंट है। मैं हमेशा कमिटमेंट का पक्का आदमी हूं। तो हम ये कल से फाइनल डिसाइड है, डिसीजन है कि कल से सिर्फ क्रैश कोर्स वाले बच्चों को लाइव मिलेगा और आप लोगों को रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है ना? मतलब हाँ, उसके तुरंत बाद क्लास मिल जाएगी आपको, चिंता नहीं करो, डोंट वरी। चलो देखो, आप पढ़ ले दो। शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्यतः किसमें सहायक है? मस्तिष्क विकारों के निदान में, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारने में। यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बात जब शैक्षिक मनोविज्ञान की आती है तो शैक्षिक मनोविज्ञान के जन्मदाता, जनक कौन है? जनक हैं थॉर्नडाइक। ठीक है बेटा, थॉर्नडाइक इसके जन्मदाता है, पहली बात। दूसरी बात,
शैक्षिक मनोविज्ञान यानी शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं के आधार पर बालक के व्यवहार को स्टडी करता है और उसके आधार पर एक भविष्यवाणी करता है, एक रास्ता सुझाता है। ठीक है ना? नहीं, मैं गुस्सा कभी नहीं करता, मैं गुस्सा नहीं करता, लेकिन आपके कमेंट अगर पढ़ूंगा तो कभी भी किसी भी बैच में कोई क्लास पूरी नहीं होगी। जो मकसद है ना मेरा, वो कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, डोंट वरी। लेकिन नहीं, ये ठीक भी है, ये ठीक भी है कि जो मेरे नए विद्यार्थी सिर्फ क्रैश कोर्स के लिए मेरे पास एडमिशन लिए हैं, बहुत सारे, बहुत बड़ी संख्या में, तो उन बच्चों को अच्छे से क्लास मिले, मेरा पर्पज ये भी है। तो जो मेरे पुराने बच्चे हैं जिनसे ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है मैं गुस्से में कह रहा हूँ, ये खास बात है, तो उसमें क्या होगा कि उससे एक फायदा ये होगा कि आपको भी जब रिकॉर्डेड मिलेगी ना वो क्लास, तो आप भी उसको फास्ट पढ़ लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, फास्ट पढ़ लेंगे, तो ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, गौरव जी कह रहे हैं सब बच्चे हैं, एक मौका दे दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, माफ किया, लेकिन आप लोग अब कमेंट करना बंद करोगे? अब आप बिल्कुल कमेंट करना बंद कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ओके, ठीक है, डन डन। अब समझ लो मेरी बातें, क्योंकि मेरा फोकस लगने दो। तो जैसे मैं जब समर्पित भाव से पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको बहुत मजा आएगा। ओके, डोंट वरी, क्योंकि क्रैश कोर्स में तो मैं पूरा कोर्स एक झटके से करवाऊंगा एस्टेट वाले विद्यार्थियों के लिए। आप लोगों को मिला है तो कहीं ना कहीं फायदा है, उसका फायदा उठाओ, उसका मजा लो। ठीक है, चलो देखो, तो बात ये थी कि मस्तिष्क के विकारों का निदान तो हम लोग नैदानिक मनोविज्ञान में करेंगे। भाई जितने भी विकार हैं हमारे, उनका संबंध नैदानिक मनोविज्ञान से होगा, ना कि शैक्षिक मनोविज्ञान से। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा जो है ना, वो केवल एक मानव के लिए है। कभी भी आपने सुना होगा, सुनिएगा, तो मेरा कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक परिस्थितियां होना कंपलसरी है, पहली बात। दूसरी बात है, वो केवल बालक के व्यवहार की स्टडी करता है। आपने सुना होगा कि इस दुनिया में कहीं पर भी पशुओं के लिए, जानवरों के लिए कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ, उन्हें हम कुछ हद तक ट्रेनिंग जरूर देते हैं, प्रशिक्षण जरूर देते हैं, लेकिन उनके लिए एक पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेजेस नहीं है। क्लियर? तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये निदान हो गया। अधिगम प्रक्रिया को सुधारना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को। अच्छा एक बात बताओ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किसके लिए होती है? बालक के लिए। तो आंसर बी हो गया ना। कार्यस्थल पर उत्पादकता को बढ़ाना, यह औद्योगिक मनोविज्ञान हो गया आपका। कौन सा? भैया उद्योग, जहां पर आपका ऑफिस है, जहां पर आप कर्मचारी हैं, वहां पर एक कर्मचारी को संतुष्टि देना, उसको सेटिस्फेक्शन देना, उसकी सैलरी में इजाफा करना। आपको पता है वहां पर हर्जबर्ग का हमने टू फैक्टर थ्योरी पढ़ा था, स्वच्छता कारक और प्रेरणा कारक, दो कारकों की बात की थी मैंने। तो ये दो कारकों को रिलेट करता है आपका इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए। उसके बाद अवचेतन संघर्षों को समझना। अवचेतन संघर्षों को समझने की बात केवल मनोविश्लेषणवादी करते हैं, सिगमंड फ्रायड करते हैं। जहां पर अवचेतन आ गया, वहां पर समझ जाओ फ्रायड होगा। कौन होगा? फ्रायड होगा। क्लियर? चलिए देखिएगा, तो आंसर हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। मस्तिष्क विकारों का निदान नैदानिक मनोविज्ञान का क्षेत्र है। किसका? नैदानिक मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बी आपका सही हो गया। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा प्रणाली, अधिगम की रणनीतियां, छात्र की प्रेरणा और शिक्षक छात्र संबंध पर केंद्रित होता है। इसका उद्देश्य
शिक्षा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। बात सही है। जबकि कार्यस्थल उत्पादकता बढ़ाना औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान का कार्य है। अवचेतन संघर्षों को समझना मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का हिस्सा है। दैट्स वेरी अमेजिंग। तो बी को क्लैरिफाई करना है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक मनोविज्ञान का मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? आप याद रखना, ये जो क्लास है ना, ये यूनिट वाइज क्लास है, यूनिट वाइज क्रैश कोर्स है। ये एक यूनिट वाइज क्रैश कोर्स है। पहले यूनिट का कल्याण आज ही कर देंगे। बस इस क्लास को आपको 2-3 बार रिपीट करके पढ़ लेना, तो आपको कंसेप्ट की समझ विकसित हो जाएगी। अरे यार हाँ, उस चैप्टर में यूनिट 1 में, हाँ वो वाला चैप्टर है, नैदानिक मनोविज्ञान ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें। औद्योगिक मनोविज्ञान ये है। व्यक्ति के मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, सामाजिक मनोविज्ञान की बात पूछ रहा है, और मस्तिष्क की बात आ रही है। नहीं बाबा, समूह को व्यक्ति पर प्रभाव, क्या समूह को समाज कह सकते हैं? 100% कह सकते हैं। कानून और न्यायिक प्रणाली, ये न्यायिक मनोविज्ञान है। जीवन काल, ये विकासात्मक मनोविज्ञान है। लेकिन यहां पर समूह आ गया, क्या आ गया? समूह आ गया। तो समूह आने का सीधा सीधा सा अर्थ हो गया समाज मनोविज्ञान। पी को लॉक करना है। अगला प्रश्न देखो, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का अध्ययन जैविक और तंत्रिका मनोविज्ञान का हिस्सा है। अगर आप लोगों को मस्तिष्कीय कार्यप्रणाली का संबंध मनोविज्ञान की किस शाखा से है पूछा जाए, किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक अवधारणा से है पूछा जाए, तो आपको जैविक या तंत्रिका मनोविज्ञान आंसर करना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, सामाजिक मनोविज्ञान यह समझने का प्रयास करता है कि समूह, समाज, संस्कृति व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल भी दे दिया, सामाजिक अनुकूलन, कन्फर्मिटी, आज्ञा पालन, ओबीडियंस, सामाजिक सुविधा, सोशल फैसिलिटेशन। बहुत अच्छे टॉपिक है। ये क्या है? ये सामाजिक मनोविज्ञान का हिस्सा है। और कानून और न्याय प्रणाली का अध्ययन न्यायालयीय मनोविज्ञान में होता है, हटा दो। जीवन भर का विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है। विच पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी एम्फेसाइजेस फ्री विल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जहां पर फ्री विल आ जाए, जहां पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाए, क्या होता है? मनोविज्ञान का कौन सा परिप्रेक्ष्य स्वतंत्र इच्छा और आत्म साक्षात्कार, इन दोनों पर बल देने वाले व्यक्ति हैं, जिनका नाम है कार्ल रोजर्स। कौन है बेटा? कार्ल रोजर्स है। ठीक है, देखो दिमाग लगाओ। मनोविश्लेषण ये तो फ्रायड का है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य यही तो है कार्ल रोजर्स का, अब्राहम मैस्लो का। व्यवहारवादी किसका है? वॉटसन का है, पावलोव का है, स्किनर का है, थॉर्नडाइक का है, पिल्सबरी का है। संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, कॉग्निटिव परिप्रेक्ष्य की बात करें तो संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य की जब बात आती है तो बेटा ये किसका है? ये पियाजे का है। डिटेल देख लो। मनोविश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य फ्रॉयड अवचेतन इच्छाओं और संघर्षों पर जोर देता है। यह स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल को कम महत्व देता है, कम। लेकिन सही उत्तर मानवतावाद। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य मैस्लो रोजर्स का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की क्षमता होती है और मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल से चुनाव करता है। यह व्यक्ति की गरिमा, उसकी रचनात्मकता और उसके व्यक्तिगत विकास पर जोर देता है। जबरदस्त कंसेप्ट दे दिया इसके साथ। इसे कहते हैं कंसेप्ट विद एमसीक्यू क्लास, इसे कहते हैं धमाका क्लास। और ये पढ़ लोगे ना, पढ़ करके एग्जाम में जाओगे ना तो एक अलग ही मजा आएगा।
ठीक है। व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य केवल बाह्य व्यवहार और पर्यावरणीय पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट पर ध्यान देता है, न कि स्वतंत्र इच्छा या आत्म साक्षात्कार पर। केवल व्यवहारवाद की बात हुई है। संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य सोचना, समझना और स्मृति की प्रक्रियाओं पर जोर देता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार पर नहीं। अब देखो, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, उसका मतलब समझो। इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसे पढ़ रहा हूं, ये तो आप भी पढ़ सकते हैं। नो बाबा, नेवर। संज्ञानात्मक शब्द आ जाए तो सोचना, समझना और स्मृति, अनुभव, निर्णय। व्यवहारवाद आ जाए तो मैंने आपको समझा रखा है, वातावरण के साथ शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया। ठीक है ना, आसान है। और मनोविश्लेषणवाद आ जाए तो इच्छा शब्द दिखाई देता है, अवचेतन दिखाई देता है, अचेतन दिखाई देता है। ठीक है, चलो। मनोविश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य मुख्यतः किस पर केंद्रित है? प्रत्यक्ष व्यवहार पर, अवचेतन उद्देश्य और संघर्षों पर, सांस्कृतिक प्रभावों पर, समस्या समाधान की प्रक्रियाओं पर। आसान क्वेश्चन है। जब बात मनोविश्लेषण की आती है तो फ्रायड नाम आता है, और फ्रायड आते ही आपका उत्तर बन जाता है बी। चलो भाई देखो, आसान है। डिटेल देखो बाकी की। प्रत्यक्ष व्यवहार पर जोर व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म देता है। जब भी बात प्रत्यक्ष व्यवहार की आती है ना, या इसे अवलोकन व्यवहार भी कहते हैं, तो आपको दिमाग व्यवहारवाद पर लगाना है। ठीक है, सही फ्रायड है। फ्रायड के अनुसार हमारे व्यवहार का अधिकांश भाग अवचेतन, अधिकांश भाग कहा तो 9/10 यानी 90% इच्छाओं, दबी हुई कामनाओं और बाल्यकालीन संघर्षों से प्रभावित होता है। एक और वर्ड जोड़ दिया यहां पर, बाल्यकालीन संघर्ष। बाल्यकालीन संघर्ष हमारी इच्छाओं के फलस्वरूप जन्म लेते हैं, यह फ्रायड का कहना है। यही मनोविश्लेषण का मुख्य बिंदु है। सांस्कृतिक प्रभाव सामाजिक और समाजशास्त्री दृष्टिकोण में अधिक महत्व रखते हैं। ठीक है, जबकि समस्या समाधान की प्रक्रियाओं पर संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य केंद्रित है। यार, समस्या समाधान में तर्क की जरूरत पड़ेगी, चिंतन की जरूरत पड़ेगी, कल्पनाशीलता की जरूरत पड़ेगी, समझ की जरूरत पड़ेगी, और इसी कारण वहां पर संज्ञानात्मक अवधारणा ही कार्य करेगी। क्लियर बेटा? आसान है, इजी है। चलो अगला पढ़ो। विच पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी व्यूज बिहेवियर एज शेप्ड बाय रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट? मनोविज्ञान का कौन सा परिप्रेक्ष्य व्यवहार को पुनर्बलन और दंड द्वारा नियंत्रित मानता है? अब आपको तो पता ही है, जहां पर पुनर्बलन लिखा हो, वह दंड लिखा हो, तो आपको स्कीनर याद आने चाहिए। और स्कीनर स्वयं मौलिक व्यवहारवादी है, मौलिक व्यवहारवादी हैं। ठीक है भाई, आप देख लो। ये मानवतावादी मैस्लो, ये तो फ्री विल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर बल देते हैं, हटा दो। संज्ञानवादी, ये आपकी सोच समझ, निर्णय, चिंतन और कल्पना पर जोर देते हैं, इसको भी हटा दो। व्यवहारवादी सी, जैविक परिप्रेक्ष्यों की बात करें तो ये आपके जो भी शारीरिक फिजिकल इंटेंस है उसको यहां पर शामिल करेंगे, तो इसको भी हटा दो।
मानवतावादी परिप्रेक्ष्य स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देता है, न कि पुनर्बलन और दंड पर। संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य सोच, सूचना प्रक्रिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर केंद्रित होता है। जबकि सी ऑप्शन व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य, वॉटसन स्कीनर कहता है कि व्यक्ति का व्यवहार उसके पर्यावरण में दिए गए पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट और दंड पर या दंड के आधार पर आकार लेता है। ठीक है ना। उदाहरण, बच्चे को मिठाई देकर सही रास्ते या सही उत्तर पर प्रोत्साहन देना। बात सही है भाई। पानी का एक गिलास बच्चे ने आपको लाकर दिया और आपने मिठाई दे दी, चॉकलेट दे दी, तो बच्चा क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा, और ज्यादा आपका फेवर करेगा, और ज्यादा आपको फॉलो करेगा। ध्यान रखना है बेटा। ठीक है। अच्छा, जैविक परिप्रेक्ष्य मस्तिष्क हार्मोन और आनुवांशिक प्रभावों को मुख्य मानता है, ना कि पुनर्बलन को। जब जैविक पढ़ेंगे तो क्या आएगा? मस्तिष्क। भैया बुद्धि जन्मजात होती है, दुनिया की हर किताब में लिखा है, हर मनोविज्ञानी कहता है। हार्मोन्स, हार्मोन्स आपको बहुत ज्यादा माता पिता से मिलते हैं, अपने जीन से मिलते हैं। और आनुवांशिक प्रभाव, ठीक है, याद रखना है। तो उत्तर क्या माना? सी। अगला प्रश्न पढ़ो। मनोविज्ञान का कौन सा परिप्रेक्ष्य स्मृति के सूचना संसाधन मॉडल से सबसे अधिक जुड़ा है? ऐसे धमाका प्रश्न है, इनको पढ़ लो बस। ये तुम्हारी ऐसी मूल्यांकन वाली क्लास है बेटा, जिससे आपकी खोपड़ी है ना, अगले 20 दिन में टकाटक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टकाटक। क्योंकि यहां पर हर ऑप्शन का ऑपरेशन इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम देने जाओ और एस्टेट का रिजल्ट पॉजिटिव लेकर आओ। ठीक है ना, यही टारगेट है। बताओ। तो जहां पर स्मृति शब्द जुड़ा हो, सूचना शब्द जुड़ा हो, सूचना, सूचना शब्द ही संज्ञान का अर्थ होता है ना, तो उत्तर भी संज्ञान हो गया। ओहो, बी देने वाले गलत है। मनोविश्लेषण तो अवचेतन की बात करता है, ये तो फ्रायड का है। व्यवहारवादी, अभी जस्ट बात की थी हम लोगों ने, वातावरण में शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं को जन्म देता है। विकासवादी पियाजे का है, जीवन भर की कार्यप्रणाली की बात करता है। देखो, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य मानसिक प्रक्रियाओं जैसे धारणा, स्मृति, अब ये खोपड़ी में सेट कर लो, नोट कर लो माइंड में, ध्यान, समस्या समाधान को वैज्ञानिक ढंग से रूप से समझाता है या समझता है। यही कारण है कि स्मृति के सूचना संसाधन मॉडल यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना बेटा। मनोविश्लेषणवाद दृष्टिकोण अवचेतन इच्छाओं और दबी हुई भावनाओं पर केंद्रित होता है। व्यवहारवाद केवल प्रत्यक्ष व्यवहार, अवलोकनीय व्यवहार, पुनर्बलन, दंड आदि पर ध्यान देता है। विकासवादी दृष्टिकोण समझाता है कि कैसे कुछ व्यवहार और मानसिक प्रवृत्तियां हमारे जीवित रहने, जीवन भर और प्रजनन में सहायक रही है। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। इतना अच्छी डिटेल आपको दे दी है, उसके बावजूद भी अगर गड़बड़ कर रहे हो तो फिर मुझे कहना पड़ेगा क्या? आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। चलो चलें आगे। बताओ, मनोविज्ञान का विकासवादी परिप्रेक्ष्य व्यवहार को किस रूप में समझाने का प्रयास करता है? प्रारंभिक बाल्यकालीन संघर्ष के रूप में, अनुकूलन और अस्तित्ववाद के रूप में, पुनर्बलन और दंड के रूप में, स्वतंत्र इच्छा और आत्मविकास के रूप में। देखो, दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन। अब थोड़ा सा उस क्वेश्चन को खोल दिया है।
चलो भाई बोलो। देखो माय डियर, देखो थोड़ी सी खोपड़ी लगानी थी आपको। और हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन डूबेंगे तुम्हारे साथ ही। सबने गलत उत्तर दे दिया है। मनोविज्ञान का विकासवादी परिप्रेक्ष्य कौन सा पूछा है? विकासवादी परिप्रेक्ष्य पूछा है। और आपने इसका आंसर क्या दे दिया है, वही आपको ध्यान रखना है। देखो, विकासवादी परिप्रेक्ष्य पूछा। व्यवहार को किस रूप में समझाने का प्रयास? प्रारंभिक बाल्यकालीन संघर्ष जहां पर आ जाता है, तो मैंने बताया था ये तो फ्रायड का कंसेप्ट, और ये मनोविश्लेषणवाद का हिस्सा है। मैंने बोला था आपको, याद होगा आपको। एडेप्टेशन और सर्वाइवल। अरे विकासवादी, विकासवाद किसने दिया था? पियाजे ने। हाँ, और पियाजे ने अनुकूलन दिया था, बिल्कुल हाँ, कोई डाउट नहीं है। अस्तित्ववाद दिया था, बिल्कुल हाँ। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ये पुनर्बलन, ये तो स्किनर का है, ये विकासवाद का नहीं है, तो व्यवहारवाद का हिस्सा है, ये मानवतावाद का हिस्सा है। चलो डिटेल देखो। प्रारंभिक बाल्यकालीन संघर्ष फ्रॉयड के मानवविश्लेषणवाद दृष्टिकोण का हिस्सा है, और विकासवादी दृष्टिकोण डार्विन पर आधारित, डार्विन ने दिया था और जीन पियाजे कहता है। लेकिन ये विकासवाद कौन सा है? ये वंशानुक्रम के आधार पर है, कि हमारे विचार और व्यवहार प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा आकार लेते हैं, क्योंकि वे हमारे अस्तित्व और प्रजनन के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे भय हमें खतरों से बचाता है। इंपोर्टेंट लगा लो, इसको मोस्ट लिख लो, और इसको नोट भी कर लेना खोपड़ी में भी। ये बहुत अच्छी बात बोली है। कौन बोलते हैं? डार्विन। इसे डार्विनवाद के नाम से भी पढ़ा जाता है। ठीक है ना? किस नाम से पढ़ा जाता है? डार्विनवाद के नाम से भी। पुनर्बलन और दंड दृष्टिकोण, ये तो किसका है? व्यवहारवादी है। और ये आपके स्वतंत्र इच्छा और आत्म, ये मानवतावादी दृष्टिकोण है। ठीक है? मनोविज्ञान में सबसे पहले किस विधि का उपयोग वैज्ञानिक तकनीक के रूप में किया गया था? वैज्ञानिक तकनीक के रूप में किया गया था। आत्मावलोकन विधि, अवलोकन विधि, प्रायोगिक विधि और प्रकरण अध्ययन विधि। है ना बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन? जल्दी बताओ भाई। आज की इस क्लास में जिस विद्यार्थी के 100% सही आंसर होंगे ना, वो भी ईमानदारी से वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि उसको प्राइज भी मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइज, प्राइज भी मिलेगा। ठीक है ना? जिसके सारे क्वेश्चन सही होंगे। मतलब मुझे ये लगना चाहिए कि मेरे वे स्टूडेंट, वे विद्यार्थी जो बहुत अच्छे से पढ़ लिखकर पहले यूनिट को कंठस्थ कर चुके हैं, मुझे वो पता लगना चाहिए, मुझे वो अनुभूति होनी चाहिए, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। फिर उनके लिए स्पेशल प्राइज मिलेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है वो प्राइज आपका सुरक्षित रहेगा मेरे पास, मिलेगा सिलेक्शन के बाद ही, पहले नहीं देने वाला हूं किसी को कुछ भी। ठीक है? देखो, तो मनोविज्ञान में सबसे पहले किस विधि का उपयोग वैज्ञानिक तकनीक के रूप में किया गया था? यार वैज्ञानिक तकनीक के रूप में सबसे पहली विधि, ये तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। ये तो वुंट और टिचनर ने दिया था।
इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अपने आप का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, अपने आप का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। ठीक है ना, अपने आप का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ये मनोविज्ञान की सबसे पहली विधि है बेटा, जहां पर बालक या व्यक्ति अपने आप का अध्ययन करता है। अवलोकन विधि की बात, ऑब्जर्वेशन विधि व्यवहारवाद को जन्म देती है। प्रायोगिक विधि एक्सपेरिमेंट्स, व्यवहारवाद। प्रकरण अध्ययन बेटा ये केस स्टडी है, ये गहन अध्ययन को बल देती है। ठीक है, चलो आत्मावलोकन विधि का प्रयोग सबसे पहले वुंट ने किया था। इसमें व्यक्ति स्वयं अपने मानसिक अनुभवों और भावनाओं का निरीक्षण करता है। यह मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान से हटाकर अनुभव के विज्ञान बनाने की ओर पहला कदम था। इसीलिए कमजोरी यह थी कि यह व्यक्ति परक थी। बस इसकी एक ही कमजोरी थी जिसके कारण ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खरी नहीं उतरी कि यह व्यक्ति परक थी, यानी निश्चित रूप से सब्जेक्टिव मेथड था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। ठीक है ना, यहां पर व्यक्ति अपनी जब अपने बारे में जब बताता है तो कोई भी अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, कोई भी अपनी मां को डाकन नहीं कहता, कोई भी अपनी कमजोरियों को नहीं बाहर निकालता। इसके कारण ये असफल रही। ठीक है, थी ये सबसे पहली। अवलोकन विधि अपेक्षाकृत अधिक वस्तुनिष्ठ होती है, हमेशा ध्यान रखो इसकी तुलना में, लेकिन इसका प्रयोग आत्मावलोकन के बाद अधिक लोकप्रिय हुआ, तो इसीलिए पहली विधि यही हो गई। ठीक है, प्रायोगिक विधि मनोविज्ञान को वैज्ञानिक अनुशासन बनाने में सबसे सशक्त रहती है, लेकिन इसका प्रयोग आत्मावलोकन के बाद ही व्यवस्थित रूप से हुआ, तो भी पहली विधि यही हुई। प्रकरण अध्ययन का उपयोग विशिष्ट व्यक्तियों के गहन अध्ययन के लिए किया जाता है, यह प्रारंभिक वैज्ञानिक विधि नहीं है। ठीक है ना, ये सारी डिटेल्स जो लिखा रहा हूं ना, यही तो पढ़ने का गेम है। आंसर ए कर दो और आगे बढ़ जाओ। किस विधि का प्रयोग दुर्लभ मनोवैज्ञानिक विकारों के गहन अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है? अभी जस्ट तो बताया, जस्ट ही तो बताया। कौन सी विधि होगी? केस स्टडी, जैसे जीवन वृत्त विधि, जीवन गाथा विधि। जीवन गाथा, व्यक्ति इतिहास, आदि नामों से जाना जाता है। तो आंसर बी परफेक्ट हो गया। चलो भाई आगे। सर्वेक्षण विधि बड़े समूह से सामान्य जानकारी, किससे? बड़े समूह से। अब मत कहना सर हमको विधियां पढ़ा दो, विधियां पूरी, मनोविज्ञान की ब्रांचेज पूरी, पहला यूनिट खल्लास, इसको पढ़ के चले जाना एग्जाम में ढंग से, ढंग से बोल रहा हूं। ठीक है, हाँ क्लियर कट है। तो बड़े समूह से सामान्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए होती है, लेकिन दुर्लभ विकारों के गहन अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं होती रे बाबा। प्रकरण अध्ययन विधि किसी व्यक्ति या समूह का विस्तृत और गहन अध्ययन करती है, जैसे फ्रॉयड एनआओ, जैसे फ्रायड ने एनआओ का अध्ययन कर मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत विकसित किया था। दुर्लभ विकारों जैसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, है ना, या फोबियाज में यह विधि सबसे ज्यादा कारगर होती है। थमा का प्रश्न। अवलोकन विधि सामान्य व्यवहार देखने के लिए है, लेकिन असाधारण विकारों के भीतर की मानसिक प्रक्रियाओं को देखने गहराई से समझ नहीं सकती। प्रायोगिक विधि नियंत्रित, ये नोट कर लेना, अरे प्रायोगिक विधि में नियंत्रित परिस्थितियां होती हैं।
में व्यवहार की जांच करती है, लेकिन नैतिक कारणों से विकारों को प्रयोगात्मक रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। नोट कर लेना, जो बोला वो समझ जाना। गजब का प्रश्न। कौन सी विधि चरों वेरिएबल्स पर सर्वाधिक नियंत्रण प्रदान करती है? अवलोकन, आत्मावलोकन, प्रायोगिक और सर्वेक्षण। धमाका है। समूह के बारे में सामान्य जानकारी सर्वेक्षण में आती है, अभी जस्ट तो पढ़ा था। अवलोकन में क्या आता है? प्रत्यक्ष व्यवहार का अवलोकन व्यवहारवाद, आत्मावलोकन वुंट और टिचनर, और बचा कौन? एक्सपेरिमेंटल। यही तो नहीं आई थी, बाकी तीनों तो अभी पढ़ चुके हैं हम डिटेल से। तो चरों की बात जहां पर आती है, वेरिएबल्स की बात आती है, तो खोपड़ी सेट कर लो, प्रायोगिक विधि आएगी। कौन सी विधि आएगी बच्चों? प्रायोगिक। प्रायोगिक विधि में नियंत्रित होती है क्या? नियंत्रित विधि है क्या? 100% है, 100% है भैया। मुझे जिस पर एक्सपेरिमेंट करना है ना, वो मेरे कंट्रोल में रहेगा, वो मेरे पिंजरे में रहेगा, ठीक है ना? बस वही चीज खोपड़ी में सेट कर लो, सी लॉक करो। अवलोकन विधि में केवल प्राकृतिक वातावरण में देखा जाता है। कहां पर देखोगे रे बाबा? प्राकृतिक वातावरण में। चरों पर नियंत्रण ना बाबा ना। बी ऑप्शन, आत्मावलोकन व्यक्तिपरक है। कैसी है ये? बोला था अभी, व्यक्तिपरक। इसमें नियंत्रण असंभव है, क्योंकि यह व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। कौन से अनुभव? व्यक्तिगत अनुभव। खोपड़ी लगा लो। प्रायोगिक विधि में स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नियंत्रित किया जाता है। ये शब्द जो मैं गोला बना रहा हूं ना, ध्यान से पढ़ लेना, इनको पढ़ के जाना। और आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका प्रभाव मापा जाता है। यह कारण प्रभाव, ये पूरी खोपड़ी सेट कर दी। इसको भी सेट कर लो, लिख लो, बस इसकी ज्यादा कुछ मत पढ़ो, एग्जाम देने चले जाना सीधे। संबंध स्थापित करने की सबसे विश्वसनीय विधि है। चलो, कारण प्रभाव इसी के अंदर आता है। सर्वेक्षण विधि में जनसंख्या के विचार या व्यवहार को समझने के लिए है। इसमें नियंत्रण न्यूनतम होता है। नियंत्रण कैसा होता है मेरे लड्डुओं? अरे न्यूनतम होता है। ध्यान है क्या? पूरी बात को समझ लो, जान लो, बस पहचान लो, ठीक है? क्लियर? तो आंसर सी कर दिया। सर्वेक्षण विधि सबसे प्रभावी कब होती है? सर्वे मेथड अभी तो पढ़ाया, इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, जब हम अवचेतन उद्देश्यों का अध्ययन कर रहे हो ना बाबा ना। अवचेतन का मतलब तो फ्रायड है। नंबर 2, जब हम बड़े समूह से त्वरित जानकारी चाहिए। अरे भैया, अभी चुनाव का माहौल है, तो जहां पर हमारी मीडिया को, हमारे न्यूज चैनल्स को एग्जिट पोल की जरूरत पड़ेगी कि इस बार इस पार्टी का नेता बनेगा, सीएम बनेगा, पीएम बनेगा, जो भी बनेगा, है ना? शानदार बात है। क्लियर कट है ना? सर आज बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं हमेशा, लेकिन तुम लोग क्या माइंड ठीक ही नहीं रहने देते हो। कमेंट इतने आते, कमेंट पढ़े या यहां ध्यान लगाएं। जब हमें कारण प्रभाव आते ही तो प्रयोगात्मक खोपड़ी घूम जानी चाहिए, गड़बड़ नहीं चलेगी, है ना? जब हम किसी व्यक्ति का विस्तृत जीवन
विस्तृत जीवन इतिहास जान रहे हैं तो भैया केस स्टडी हो जाएगा। उल्टा पुल्टा मत पढ़ो रे बाबा, आंसर ये होगा। क्या होगा? यही होगा। चलो देखो तो देखो। अरे अवचेतन उद्देश्यों का अध्ययन सर्वेक्षण से संभव नहीं है, यह मनोविश्लेषण की तकनीक है। किसकी तकनीक है? मनोविश्लेषण की। सर्वेक्षण विधि, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ऑनलाइन फॉर्म द्वारा बड़े समूह से त्वरित और व्यापक जानकारी एकत्र करने में सहायक होती है। एग्जाम्पल, चुनावों से पहले मतदाताओं की राय जानना। वही तो बताया था हमने। खोपड़ी को सेट कर लो रे बाबा। सर्वेक्षण विधि में सर्वेक्षण विधि, प्रश्नावली, साक्षात्कार और ऑनलाइन फॉर्म द्वारा बड़े समूहों से क्या करती है? त्वरित जानकारी करती है। अरे घर बैठे बैठे, यहीं पे बैठे बैठे न्यूज चैनल वाले फोन करके एक गांव का पता करते हैं कि भैया यहां पर वोट सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, किस पार्टी के पक्ष में। भैया एग्जिट पोल बन जाता है फटाफट, झकास। तो व्यापक जानकारी एकत्रित करने में सहायक है ना। कारण प्रभाव, कारण प्रभावों की बात केवल प्रायोगिक विधि में होती है ना। अच्छा, विस्तृत जीवन इतिहास के लिए प्रकरण केस स्टडी मेथड उपयुक्त है टाइडमैन का। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन विधि विशेष रूप से मूल्यवान हो क्यों है? क्योंकि यह सीधे अवचेतन इच्छाओं को मापती है, क्योंकि यह वास्तविक व्यवहार का वस्तुनिष्ठ अभिलेख देती है, क्योंकि यह हमेशा कारण प्रभाव संबंध स्थापित करती है, क्योंकि यह प्रायोगिक विधि को पूरी तरह प्रतिस्थापित कर देती है। धमाका प्रश्न है बेटा। जी बोलो बेटा। देखिए, आपसे बातचीत करने का समय अंतिम 5 मिनट का होता है हमारा, तो इसीलिए बीच में नो कमेंट की आदत डाल लो, फिर तो देखो पढ़ने में मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना बेटा। अवचेतन की बात फ्राइड करते हैं, हटा दो। वास्तविक व्यवहार आ गया ना। अरे अब अवलोकन का मतलब ही प्रत्यक्ष व्यवहार है, प्रत्यक्ष या वास्तविक व्यवहार। कारण प्रभाव तो प्रायोगिक में होता है, यह भी प्रायोगिक है। अवलोकन विधि अवचेतन इच्छाओं को सीधे माप नहीं सकती, यह केवल प्रत्यक्ष व्यवहार दर्ज करती है। अवलोकन विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्राकृतिक कृत्रिम परिस्थिति में व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार को बिना हस्तक्षेप के दर्ज करती है। यह अन्य विधियों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव विधि है। अवलोकन विधि केवल क्या हो रहा है यह बताती है, क्यों हो रहा है कॉज इफेक्ट नहीं बताती। क्यों हो रहा है? अरे भैया, वाई, क्यों का मतलब होता है कारण प्रभाव, और कारण प्रभाव का मतलब होता है प्रायोगिक विधि। बस कुछ भी नहीं। ये क्यों आ जाए ना तो प्रायोगिक आएगा। प्रायोगिक विधि का अपना अलग महत्व है और अवलोकन विधि उसे पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। मनोविज्ञान इस पर बल देता है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एम्फेसाइजेस दैट, किस पर? संपूर्ण अपने अंशों के योग से बड़ा होता है, या फिर व्यवहार केवल पुनर्बलन से नियंत्रित होता है, या फिर अवचेतन उद्देश्य आ गया, फ्रायड आ गया, है ना। बोध केवल भौतिक संवेदना पर केवल आ गया तो वैसे ही गलत हो गया। संपूर्ण अंशों के योग से बड़ा होता है, व्यवहार केवल पुनर्बलन, ये तो स्किनर ही कहते हैं ना, और थोड़ी कहता है कोई भी। गेस्टाल्ट सिद्धांत का मुख्य कथन है कि वस्तुओं को उनके हिस्सों के रूप में नहीं बल्कि
संपूर्ण पैटर्न के रूप में, होल पैटर्न के रूप में देखता है। जैसे बिंदुओं का एक वृत्त हमें अलग अलग बिंदु नहीं बल्कि वृत्त के रूप में दिखाई देता है। खत्म बात। जय भाई, ये वाला जो है ना, तो इसमें अलग अलग बिंदु थोड़ी दिख रहे हैं आपको ना बाबा ना। ये तो पूरा का पूरा क्या दिख रहा है आपको? सर्किल दिख रहा है। ये तो सर्किल दिख रहा है ना। खत्म बात। तो आप इसको अलग अलग एक एक बिंदु के रूप में थोड़ी देख रहे हैं ना। इन बिंदुओं की तुलना में इसके संपूर्ण योग के रूप में देखना ही गेस्टाल्ट है। ठीक है। यह कथन व्यवहारवादी दृष्टिकोण का है, न कि गेस्टाल्ट का। अवचेतन उद्देश्य ये तो मनोविश्लेषणवाद है। बोध केवल संवेदना पर आधारित नहीं होता, उसमें व्याख्या, इंटरप्रिटेशन और संगठन दोनों भी शामिल होते हैं बोध में। कौन सा गेस्टाल्ट सिद्धांत? यह समझाता है कि हम चमकती रोशनी की श्रृंखला को गति के रूप में क्यों देखते हैं। Which Gestalt principle explains why we perceive a series of flashing lights as movement। श्रृंखला को गति के रूप में देखते हैं। निरंतरता, आवरण, निकटता और पाई प्रभाव सिद्धांत। ओके, ये फाई प्रभाव का की खोज है। ये फाई प्रभाव की खोज है। ये तीनों हैं तो गेस्टाल्ट के ही सिद्धांत, लेकिन ये खोज गेस्टाल्ट में फाई प्रभाव की देन है। जी हां, देखो बी विकल्प। फाई प्रभाव गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की खोज है। इसमें यदि रोशनी क्रमिक रूप से तेजी से उजलती बुझती है तो हमें वह गति करती हुई प्रतीत होती है। यही आधार मोशन पिक्चर्स चलचित्रों का है। अरे भाई, दिवाली की लाइट्स एग्जाम्पल दे देता हूं। दिवाली की लाइट्स वायु प्रवाह की देन है। ठीक है ना। निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि हम वस्तुओं को एक सीधी या नियमित धारा में जोड़कर देखते हैं। आवरण का सिद्धांत यह भी गेस्टाल्टवाद का है। अपूर्ण आकृति आवृत्ति को भी हम पूर्ण रूप में देखते हैं। पूर्ण रूप में देखना अपूर्ण आकृति को भी, जैसे अधूरा वृत्त भी हमें पूरा दिखता है। निकटता का सिद्धांत कहता है, यह बताता है कि पास पास की वस्तुओं को हम समूह के रूप में देखते हैं। जबरदस्त थ्योरी है चारों की चारों, पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट, बोध का कौन सा कारक आंतरिक व्यक्ति परक प्रकृति का है? विच फैक्टर ऑफ परसेप्शन इज इंटरनल सब्जेक्टिव इन नेचर? उद्दीपन की तीव्रता, पूर्व अनुभव, उद्दीपन का आकार, उद्दीपन का विरोधाभास। बोलो भाई। अच्छा प्रश्न है, फटाफट बोलो।
आंतरिक प्रकृति का है। आंतरिक प्रकृति पूछ रहा है, उद्दीपन की तीव्रता ना, ये रहा ना पास्ट एक्सपीरियंसेस, पूर्व अनुभव, बेस्ट हो जाएगा। आकार बाह्य है, उद्दीपन का विरोधाभास बाह्य है, उसकी तीव्रता बाह्य है, लेकिन ये आंतरिक है। अनुभव शब्द आ गया ना, अरे इससे पढ़ लो, आसानी हो जाएगी। चलो बी को लॉक कर दो। उद्दीपन की तीव्रता, स्टिमुलस इंटेंसिटी बाहरी कारक है। तेज ध्वनि या रोशनी ध्यान आकर्षित करती है, हाँ तभी तीव्र होते हैं हम। पूर्व अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंसेस व्यक्ति के अंदरूनी कारकों में आता है। यदि किसी व्यक्ति को पहले से सांप के काटने का अनुभव है, पहले से ही, तो वह रस्सी को भी सांप समझ सकता है। और जिसको सांप ही नहीं काटा हो तो सांप के ऊपर भी पैर रख सकता है, उसको क्या पता सांप काटने का मजा कैसा होता है। ठीक है ना। तो उद्दीपन का आकार, साइज बाहरी भौतिक कारक है जो बोध को प्रभावित करता है, ये भी बाहरी है। उद्दीपन का विरोधाभास भी बाहरी है, जैसे सफेद दीवार पर काली बिंदु अधिक स्पष्ट दिखती है। विरोधाभास हो गया ना, व्हाइट दीवार है और बिंदी काली है, एक दूसरे के अपोजिट है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, कौन सा गेस्टाल्ट सिद्धांत यह समझाता है कि हम तारों को नक्षत्र, है ना, कॉन्स्टेलेशन के रूप में क्यों देखते हैं? तारों को नक्षत्रों के रूप में क्यों देखते हैं? समानता के सिद्धांत के कारण, निकटता के कारण, आवरण के कारण, आकृति पृष्ठभूमि के कारण। तारों को नक्षत्रों के रूप में देखना, कंस्टेलेशन के रूप में देखना, कारण क्या होता है? सिंपल सी बात है, उनकी निकटता, उनकी नजदीकी, उनमें एम्बिग्विटी इतनी होती है कि वो हमें नक्षत्र जैसे दिखाई देते हैं। तो निकटता का सिद्धांत हो जाएगा ना, बी आंसर हो जाएगा। परफेक्ट है। समानता का सिद्धांत अभी पढ़ा था कि जो वस्तुएं समान दिखती हैं उन्हें समूह माना जाता है। उन्हें क्या माना जाता है? समूह माना जाता है, समान समूह। निकटता का सिद्धांत कहता है कि पास पास स्थित बिंदुओं या वस्तुओं को हम समूह मान लेते हैं। तारों का समूह हमें नक्षत्र के रूप में दिखता है, जबकि वास्तव में वे बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। सच्चाई है। आवरण का सिद्धांत कहता है कि हम अपूर्ण वस्तुओं को पूर्ण रूप में देखने की प्रवृत्ति बताता है। और आकृति पृष्ठभूमि का सिद्धांत कहता है कि हम एक ही समय पर केवल एक भाग को मुख्य आकृति और बाकी को पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं। धमाका प्रश्न है ये, और ये डिटेल है ना, ये खोपड़ी में सेट करके जाना, जिंदगी में गलती नहीं होगी भाई, जिंदगी में नहीं होगी, ध्यान रखना बस आप। ठीक है ना। ओके, बी को लॉक कर दो बेटा। बोध को कौन सा कारक बाहरी उद्दीपन आधारित रूप से प्रभावित करता है? जिन मित्रों ने, जिन दोस्तों ने, विद्यार्थियों ने, प्यारे बच्चों ने अभी तक भी टेस्ट सीरीज नहीं लिए ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहां पर तो मैं आपका सारथी हूं, मैं आपके साथ हूं, तो सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लेकिन अब इसको पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज दो टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद देखना आपका स्कोर क्या गजब का आएगा। ठीक है ना। पेपर मारो फिर भाई, रैंक लानी है तो मोस्ट वेलकम, वरना तो मेरा भी नाम क्यों खराब करते हो।
कौन सा कारक बाहरी रूप से प्रभावित करता है? अभिप्रेरणा और रुचि, अधिगम और आदतें, उद्दीपन की तीव्रता और आकार, पूर्व अनुभव। शाबाश। उद्दीपन की तीव्रता और आकार, ये दोनों ही बाह्य हैं। अभी जस्ट पढ़ा था, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, इसलिए कोई गुंजाइश ही नहीं है गलती की। डिटेल सीख लो। अभिप्रेरणा और रुचि व्यक्ति के आंतरिक कारक हैं जो उसकी धारणा को भीतर से प्रभावित करते हैं। अधिगम और आदतें भी आंतरिक कारक हैं, वे व्यक्ति के बोध को उसकी सीख और प्रथाओं के अनुसार ढालते हैं। ऐसा नहीं है, आदतें बाह्य भी होती हैं और होती बाह्य हैं, लेकिन संबंध या बोध के संबंध में पूछा है, ठीक है ना। उद्दीपन की तीव्रता और आकार बाहरी ऑब्जेक्टिव कारक हैं, जैसे बहुत बड़ा आकार, जैसे बिलबोर्ड, या बहुत आंतरिक कारक है। अनुभव तो है ही आंतरिक, वैसे भी आसान है। गहराई बोध का कौन सा संकेत दोनों आंखों में प्राप्त भिन्न छवियों पर निर्भर करता है? बेटा बाइनोक्यूलर पूछा है। विच क्यू ऑफ डेप्थ परसेप्शन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन इमेज ऑफ टू आईज? अंतःस्थापन, इंटरपोजिशन, रेटिनल डिस्पैरिटी, रिलेटिव साइज और लीनियर पर्सपेक्टिव। जो बताएगा वही तो अच्छा बच्चा होगा। कितनी बार पढ़ाया है सर, कितना क्वेश्चन कराएंगे अभी? इस क्लास में डेली 25 क्वेश्चन होते हैं। हाँ भाई देखो, चिंता मत करो, वॉइस भी आ जाएगी, टेंशन ना लो। समझो भैया, पास में जो पेड़ है, जो ट्री है, वो पहाड़ को दिखाई देखने नहीं देता, जबकि पहाड़ बहुत बड़ी वस्तु है। क्लास के बाद ये वीडियो कहाँ मिलेगा? ये वीडियो मिलेगा कंसेप्ट विद एमसीक्यू न्यू लाइव बैच क्रैश कोर्स में, यही नाम है। मोबाइल बंद करके वापस चला लो, सही हो जाएगा। तो आंशिक रूप से ढक लेती है, यह केवल एक आंख से भी अनुभव किया जा सकता है। रेटिनल असमानता, रेटिनल असमानता बाइनोक्यूलर क्यू है। दोनों आंखों की स्थिति अलग अलग होने के कारण किसी वस्तु की दो थोड़ी भिन्न छवियां रेटिना पर बनती हैं। दो थोड़ी छोटी भिन्न छवियां रेटिना पर बनती है। मस्तिष्क इन दोनों को मिलाकर गहराई का अनुभव कराता है। पास की वस्तु में डिस्पैरिटी अधिक होती है और दूर की वस्तु में कम होती है। सापेक्ष आकार, ये मोनोक्यूलर क्यू है, जिसमें बड़ी छवि पास की वस्तु को का संकेत देती है। बड़ी छवि
अगर बड़ी वस्तु है तो वो नजदीक है, अगर छोटी दिखाई दे रही है तो वो आपसे दूर है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया। ये क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव साइज, सापेक्ष आकार। और छोटी छवि दूर की वस्तु का। रेखीय परिप्रेक्ष्य, रेल की पटरियों का एग्जाम्पल, ये भी मोनोक्यूलर, जिसमें समांतर रेखाएं दूर जाते हुए आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे रेल की पटरी, जैसे रेल की पटरी। जेट का फॉर्म में सिर्फ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लगती है, बस। समय ही नहीं मिलता उसका, चर्चा करेंगे आपसे। जब समांतर रेल पटरियां दूर दूरी पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो यह किस कारण होता है? गत्यात्मक समांतरता, रेखीय परिप्रेक्ष्य, बनावट प्रवणता, रेटिनल डेस्पेरिटी। अभी पढ़ाया था, ठीक है। चलो भाई, रेखीय लीनियर पर्सपेक्टिव हो जाएगा, पी लॉक कर दो। अभी जस्ट पढ़ाया है, बाकी की डिटेल पढ़ लो। गत्यात्मक समांतरता, मोशन पैरेलैक्स, मोनोक्यूलर क्यों है? जिसमें पास की वस्तुएं तेजी से और दूर की वस्तुएं धीरे धीरे गति करती हुई प्रतीत होती हैं। पास की वस्तुएं तेजी से, आप जब रेल में यात्रा कर रहे होते हैं तो वो पेड़ पौधे पहाड़ कैसे दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, और जो दूर होता है वो थोड़ा सा स्थिर लगता है, उसकी गति कम दिखाई देती है। वही तो बात है। रेखीय परिप्रेक्ष्य, लीनियर पर्सपेक्टिव, मोनोक्यूलर क्यों है? जिसमें समांतर रेखाएं दूर जाते मिलने जैसी प्रतीत होती हैं। गहराई का महत्वपूर्ण संकेत है, गहराई का, ठीक है ना, महत्वपूर्ण। सड़क या रेल पटरियां दूर जाते हुए सकड़ी लगती हैं। बनावट प्रवणता, टेक्सचर ग्रेडियंट का अर्थ क्या है? कि पास की वस्तुओं की बनावट स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दूर जाते जाते वे धुंधली और घनी लगती है। और रेटिनल डेस्पेरिटी बाइनोक्यूलर है, यहां इसकी भूमिका नहीं है, अभी पढ़ा था हमने। कौन सा गहराई संकेत ये बताता है कि गति करते समय पास की वस्तुएं दूर की वस्तुओं की तुलना में तेज क्यों प्रतीत होती है? गत्यात्मक समांतरता के कारण, इंटरपोजिशन के कारण, या एरियल पर्सपेक्टिव वायुमंडलीय परिप्रेक्ष्य के कारण, या रेटिनल डेस्पेरिटी के कारण? बोलो बेटा, जबरदस्त धमाका प्रश्न है। गति के कारण, सिंपल। गत्यात्मक समांतरता मोनोक्यूलर क्यों है? पहली बात तो एक रेखीय है। जब हम चलती गाड़ी में होते हैं तो पास के पेड़ बहुत तेजी से पीछे भागते प्रतीत होते हैं, जबकि दूर के पहाड़ धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। यह गहराई का महत्वपूर्ण संकेत है, ठीक है। इंटरपोजिशन, अंतः स्थापन केवल तब होता है जब एक वस्तु दूसरी को आंशिक रूप से ढक लेती है। वायुमंडलीय परिप्रेक्ष्य कब होता है? कहता है कि दूर की वस्तुएं धुंधली और नीली सी दिखती हैं, क्योंकि वातावरण में कण प्रकाश को बिखेर देते हैं। वातावरण में जो कण होते हैं ना, वो प्रकाश को क्या कर देते हैं? बिखेर देते हैं। इसके कारण ऐसा होता है। रेटिनल असमानता अभी पढ़ा है हम लोगों ने, ये बाइनोक्यूलर है। अच्छा प्रश्न है, ए उत्तर हो गया। कौन सा मोनोक्यूलर क्यों? यह बताता है कि दूर के पहाड़ नीले और धुंधले क्यों प्रतीत होते हैं, अभी जस्ट पढ़ा था। एरियल पर्सपेक्टिव, वायुमंडलीय परिप्रेक्ष्य, एरियल पर्सपेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरियल पर्सपेक्टिव हो जाएगा। दैट्स वेरी इजी, इजी है, बी लॉक कर दो। बनावट प्रवणता में पास की वस्तुओं की बनावट स्पष्ट होती है, जबकि दूर की वस्तुओं की बनावट धुंधली और घनी लगती है। बी सही है,
वायुमंडलीय परिप्रेक्ष्य कहता है कि दूर की वस्तुएं वातावरण के कारण नीली और धुंधली दिखाई देती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हवा में धूल, धुआं और जल वाष्प प्रकाश को बिखेर देते हैं। प्रकाश को बिखेर देते हैं, जो वायुमंडलीय कण होते हैं वो, इसके कारण ऐसा होता है। इंटरपोजिशन कहता है पास की वस्तु द्वारा दूर की वस्तु को आंशिक रूप से ढक लेना। रेटिनल डेस्पेरिटी कहता है बाइनोक्यूलर क्यों है, और यह रंग धुंधलेपन की अनुभूति से संबंधित नहीं है। कन्वर्जेंस आंखों का अंदर की ओर मुड़ना गहराई बोध का महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि, बोलो। यह केवल आंख से भी काम करता है, यह वस्तु की दूरी पड़ने पर पड़ता है, यह वस्तु दूर जाने पर घटता है, यह द्विनेत्री दृष्टि से असंबंधित है। कन्वर्जेंस आंखों का अंदर की ओर मुड़ना गहराई बोध का महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि, बहुत प्यारा प्रश्न है। क्योंकि, अरे यह वस्तु दूर जाने पर घट जाता है, इसी को तो कन्वर्जेंस कहते हैं। कन्वर्जेंस केवल बाइनोक्यूलर क्यों है, यह एक आंख से काम नहीं करता। दूरी बढ़ने पर कन्वर्जेंस नहीं बढ़ता, बल्कि घटता है। पास की वस्तु को देखने के लिए आंखें अधिक अंदर की ओर मुड़ती हैं। कन्वर्जेंस पास की वस्तु पर केंद्रित होने पर अधिक होता है, और वस्तु दूर जाती है तो यह घट जाता है। मस्तिष्क इस जानकारी का उपयोग गहराई का अनुमान लगाने में करता है। गहराई का अनुमान लगाना। यह कथन गलत है, क्योंकि कन्वर्जेंस सीधे सीधे द्विनेत्री दृष्टि बाइनोकुलर पर आधारित हो। क्लियर बेटा? ओके, तो सभी का स्कोर पता लग गया है। ओके, 25 में से 25 ईमानदारी से, वाह सरिता जी, धमाका। हाँ, तो अब अपना टेस्ट सीरीज देना शुरू करें आप। हमारी क्लास भी एंड हो गई है। ये सारी पीडीएफ आपको आपके बैच के अंदर मिल जाएगी। कंसेप्ट विद एमसीक्यू क्रैश कोर्स न्यू बैच के अंदर। शाबाश। ओके, वाह यार क्या बात है, पहला यूनिट खल्लास है। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, बिंदास रहो। हाँ, इसी टाइम पे कंटिन्यू करेंगे, वो तो टाइम तो यही रहेगा, परमानेंट है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अच्छा है, चॉइस वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है नहीं अच्छे। 23 वाले बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लेट ज्वाइन क्यों किया, गलत बात है।
चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। धमाका, बहुत अच्छी बात, शानदार शानदार शानदार। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।